स्वागत है। नमस्कार। आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि ये स्टेट या राज्य या फिर जो देश हम है या फिर हम जहाँ पर रह रहे हैं वो अस्तित्व में कैसे आया। क्या कंडीशन रही होंगी कि लोगों ने राज्य बना दिए, देश बना दिए, बड़े बड़े बॉर्डर बना दिए, क्या कंडीशन रही होंगी। तो वही आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि राज्य अस्तित्व में कैसे आया। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल फ्यूचर में बहुत ब्रिलियंट कंटेंट लाने वाला है। अब मैं थोड़ा एडिटिंग पे भी काम करूँगा, तो बीच बीच में आपको मस्त एडिटिंग देखने को भी मिलेगी। देखिए, प्रश्न ये है कि राज्य अस्तित्व में कैसे आया। इसका हम बेस समझते हैं। बेस में कुछ 4-5 चीजें हम ले लेते हैं। पहले हम लेंगे कि राज्य असल में क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या राज्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य को लेकर अपने विचार दिए, किस तरीके के विचार दिए। ये सब चीज़ें हम इसमें लेंगे और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये देख सकते हैं, ये है मेरी पूरी पढ़ाई जो मैंने राज्य के बारे में कर ली। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर संरचना है वो कौन तय करता है। देखिए, कौन तय करेगा कि राज्य कैसा होगा, समझ रहे हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा से लोगों के मन में आया है, क्योंकि एक जानवर तो ये तय नहीं करेगा कि ये पर्टिकुलर जगह या फिर ये चीजें राज्य होंगी। तो एक राज्य को डिसाइड करने वाला कौन होगा? एक आदमी ही होगा, एक इंसान ही होगा, समझ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य कैसा होगा या फिर राज्य क्या होगा, वो डिसाइड करने वाला एक पर्सन ही होगा, इंसान ही होगा, जानवर नहीं होगा। अब वी यानी कि दूसरे तरीके से हम इसको देखते हैं। जो राज्य है वो तय तो कर लिया है इंसान ने कि एक राज्य होगा, लेकिन क्यों होगा? क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि व्यक्तियों ने राज्य को निर्माण किया? हम इसको बोल सकते हैं परस्पर साझे हित के लिए व्यक्तियों का एक भौतिक संगठन है। मतलब समझ रहे हैं, लोगों का एक ग्रुप है, समझ रहे हैं, जो कि अपने परस्पर हित के लिए बनाया गया है। यही राज्य की बेस लाइन है। इसको ही आप आधार मानकर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ जो विचारक हुए हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं राज्य की। देखिए, सबसे पहले प्लेटो आते हैं और ये बोलते हैं कि राज्य जो है, जो स्टेट होगा, वो एक न्याय करने वाली संस्था होगा। समझ रहे हैं? अभी हम ये समझ रहे हैं कि राज्य क्या है, हम परिभाषा पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटो बोलते हैं कि जो राज्य होगा वो एक न्याय करने वाली संस्था होगा, समझ रहे हैं। और अरस्तु बोलते हैं कि जो राज्य है वो कई परिवारों और फिर जो परिवार ज्यादा परिवार हो जाएंगे, वो एक जगह में रहने लगेंगे तो वो एक गांव बनाएंगे और गांव एक समुदाय के रूप में एक राज्य का निर्माण करेगा। ये प्लेटो और अरस्तु कुछ बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो एक और विचारक हुए हैं जीन बोंदा। ये थोड़ा अलग विचार रखते हैं। ये बोलते हैं परिवारों व उनके सामान्य हितों पर समूह जो एक सर्वोच्च स्थायी सत्ता के अधीन है। इनका कथन ये है कि ठीक है, परिवार भी आएंगे उसमें और जो परिवार है उनके सामान्य हित होंगे, लेकिन जो एक सत्ता होगी वो सर्वोच्च होगी और वो स्थायी होगी। तो ये बात कर रहे हैं सर्वाधिकार की और निरंकुशतावाद की, कि मतलब आप सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंक सकते। जो सत्ता है वो स्थायी होगी और वो ही सर्वोच्च होगी। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो जो जॉन लॉक हैं, आप समझ जाएंगे, जॉन लॉक स्वतंत्रतावादी, मानवतावादी। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है या फिर जो
राज्य है उसको ये बोलते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए राज्य का गठन या फिर जन्म हुआ है। और कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार हैं इसमें? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। समझते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा बोला। देखिए, जब हम बोलते हैं राज्य तो हम एक ग्रुप से डिनोट करते हैं इसे, मतलब व्यक्तियों का समूह। तो जब व्यक्ति एक ग्रुप में रहेगा तो उसे जीवन जीने की थोड़ी बहुत सुरक्षा तो मिलेगी। कहाँ यार, कठिन समय में ये लोग मेरा साथ देंगे। और जब आप ग्रुप में रहते हो तो फिर आपकी स्वतंत्रता की भी मतलब देखभाल की जाती है कि हाँ, हर व्यक्ति को खाना पीना मिले या फिर हर व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि आप एक परस्पर हित के लिए साथ में आए हो। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर आती है संपत्ति। तो जो लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जो संपत्ति है वो प्राकृतिक है, व्यक्ति जो जितना कमाएगा उस पर उतना हक होगा उसका, और वही उसकी संपत्ति होगी। अब हम देखते हैं हॉब्स, थॉमस हॉब्स। ये अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो राज्य है उसको एक सर्वोच्च सत्ता बताते हैं। उसका रीजन ये है कि ये अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में या फिर जो उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है उसमें ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनका स्वभाव पशु के समान है, पशुवत है, लड़ाई झगड़े करता रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से ये भी चीज़ सही होगी। हर काल में आप इसको लागू नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि परिस्थिति के हिसाब से ये चीज़ सही है। फिर देखते हैं हम कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स स्टेट को एक वर्ग शासन का उपकरण मानते हैं, यानी कि क्लास ऑफ रूल, मतलब रूल ऑफ क्लास। एक वर्ग जो अपने आप को एलिट मानता है उसका रूल मानते हैं राज्य को। मतलब कि ये कहते हैं कि जो राज्य है वो शोषण का माध्यम है। इसमें दो वर्ग हमेशा से रहेंगे। कौन कौन से वर्ग? एक तो अमीर होगा, एक गरीब होगा, एक किसान होगा, एक मजदूर होगा, एक शोषण करने वाला होगा और एक शोषित होगा। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को वर्ग संघर्ष का परिणाम कहा है। चलिए थोड़ा इस विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, 30 मिनट 40 मिनट, पता नहीं मुझे, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। चलिए अब हमने थोड़ा ब्रीफ में ये समझ लिया है कि क्या राज्य है। अब हम देखते हैं कि क्या असल में राज्य के तत्व हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख जाए तो। यहाँ पे लिखा है जनता, भूभाग, संप्रभुत्व और ये क्या लिखा है, सरकार। इसको मैं फोटो खींच के भी वीडियो में लगा दूंगा। तो देखिए क्या क्या तत्व होंगे राज्य के, इसको हम थोड़ा यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए जो राज्य होगा उसके जो तत्व होंगे, इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगी जनता। समझ रहे हैं? जनता क्यों है जरूरी? क्योंकि इसके बाद जो तत्व आएंगे वो जनता के बिना पूरे नहीं हो सकते। अब देखते हैं दूसरा तत्व क्या है, भूभाग। यस, ये जरूरी है कि अगर एक राज्य है और उसके पास जमीन ही नहीं है तो क्या वो हवा में अपना राज्य बनाएगा, हवा में सरकार चलाएगा, उसकी जनता हवा में रहेगी। और एक राज्य ऐसा जिसके पास हजारों करोड़ों जमीन है, जैसे मान के चलिए हम रूस ले लेते हैं, रूस में बहुत सारी जमीन है, अगर वहां पर लोग ही ना रहें तो क्या उसको हम राज्य कहेंगे? तो ये जरूरी है कि राज्य में जनता भी हो और भूभाग भी हो, जमीन भी हो। और उसके बाद जरूरी है सरकार। बिना सरकार के हम राज्य को राज नहीं कह सकते। इसके बाद एक और चीज है, वो और जरूरी है, बताएंगे। देखिए किसी क्षेत्र में जनता भी है और भूभाग भी है और मतलब दोनों दो चीजें हैं, लेकिन सरकार नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य नहीं है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है भूभाग और जनता होने से ही राज्य हो सकता है कि वो लोग कबीलाई लोग हों, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हों,
समझ रहे हैं। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर शासन करने के लिए एक सरकार का होना जरूरी है। और सरकार के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर हम कह सकते हैं कि किस काल में हम बात कर रहे हैं। और जो लास्ट चीज है, उसके बिना राज्य नहीं हो सकता। ये क्या है? ये है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। मतलब कि एक राज्य है जिसकी जनता भी है और भूभाग भी है और सरकार भी है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसके हित के या विकास के निर्णय कोई और देश ले रहा है, कोई और राज्य ले रहा है, तो ये राज्य नहीं हुआ, ये साम्राज्यवाद हो गया। समझ गए? अब हम समझते हैं कि क्या जो सोसाइटी है, जो समाज है और जो राज्य है, क्या वो दोनों एक ही हैं, या फिर हम राज्य और समाज को एक मान सकते हैं? क्यों? क्योंकि लोग फिर ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो भी तो लोगों का ग्रुप ही है। नहीं, उसमें क्या नहीं पाई जाती, उसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती। और एक बात और मैं बता दूं कि जो सोसाइटी है, लोगों का मिलकर जुलकर रहना है, वो राज्य की उत्पत्ति से पहले से ही है। राज्य बहुत बाद की घटना है, लोगों ने बहुत बाद में राज्य नियम बनाए, सरकार बनाई, वोट देना चालू किया, ये बहुत बाद की घटना है। अब हम देखते हैं कि असल में हमने समझा कि क्या राज्य है, विचारकों के क्या मत हैं और क्या तत्व हैं इसके। अब समझते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, एक राज्य क्यों निर्माण किया जाता है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है, जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसको अकेले आप रहने को नहीं कह सकते, उसको लोग चाहिए ही चाहिए रहने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अकेला रहेगा तो फिर वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो राज्य लोगों के विकास के लिए जरूरी है। किस तरीके का विकास? आर्थिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, शैक्षिक विकास हो सकता है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि ये चीज हम जंगलों में रहकर भी कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे, करके देख लो। आपको कनेक्शन बनाने होंगे लोगों से। शिक्षा के लिए आपको शिक्षक चाहिए और सब्जी के लिए आपको एक सब्जी वाला चाहिए। मतलब आप हर चीज उत्पादित नहीं कर सकते। इसीलिए तो राज्य का कंसेप्ट बना है कि हर बंदा हर चीज नहीं उगा पाएगा। समझ गए? तो क्या है राज्य का उद्देश्य? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि राज्य क्यों बना, क्या जरूरत पड़ गई। तो इस पे कुछ विचारकों के मत हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स के विचार लेते हैं। थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो ये बोलते हैं कि जब लोग प्राकृतिक अवस्था में थे, जंगल की अवस्था में थे, तो एक चीज होती है उनके साथ कि वो लड़ते झगड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। असुरक्षा फैली है हर जगह, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है ना, अराजकता टाइप की है मान लो। तो इन सब को खत्म करने के लिए लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हाँ यार, हमें अब ये चीजें छोड़कर एक अच्छी जगह या फिर सोसाइटी या फिर हम राज्य बना लें कि हम अपने जो अधिकार हैं वो एक सर्वोच्च शक्ति को दे दें कि अब आप संभालिए। अगर हमारे अधिकारों की या फिर अगर हमारी सुरक्षा को कुछ हुआ तो फिर हम आपको दोष देंगे। इसीलिए हॉब्स ने कहा। फिर हम देखते हैं जो लॉक है, जॉन लॉक, उसने जो प्राकृतिक अधिकार है उसकी रक्षा के लिए या फिर प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि जो हम कहते हैं जीवन का अधिकार है वो प्राकृतिक अवस्था में मुश्किल है जीना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जंगल के टाइम पे जंगल में आप रह रहे हो तो खतरा है आपको दूसरे लोगों से, जानवरों से, अकेले रहने से। तो इसीलिए आपने चुना लोगों में रहना। समझ रहे हैं? फिर रूसो आते हैं। रूसो एक रोमांटिक विचारक हुए हैं। ये अपनी एक अलग ही कहानी लेकर आए। इन्होंने कहा कि जो सामान्य इच्छा होगी वही
राज्य का निर्माण करेगी। सामान्य इच्छा से मतलब ये व्यक्ति की इच्छा नहीं है और ये ना सबकी इच्छा है, ये सभी के हित के लिए एक इच्छा है जो सभी के द्वारा मान ली गई है, सामान्य इच्छा। अब देखते हैं जो कार्ल मार्क्स है ये क्या बोलते हैं इस संबंध में। देखिए, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो राज्य है, जो वर्ग हैं या फिर जो पैसा वाला वर्ग है या फिर जो खुद को ऊंचा मानता है, अपने हितों की रक्षा के लिए उसने समूह बनाए। उसने सोचा कि यार मैं इतना अमीर हूँ फिर भी मुझे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें कि हम लोगों को कुछ थोड़ा पैसे दें और उनसे सारे काम करवाएं, उनका शोषण करें। तो इसीलिए मार्क्स ने इतिहास की उपज कहा है किसको? वर्ग हितों को या फिर वर्ग को। अब देखते हैं अरस्तु। देखो, प्लेटो की बात हमने कर ली, अरस्तु ने क्या कहा है कि क्यों राज्य आया है। ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो अच्छी लाइफ के लिए, नैतिक लाइफ के लिए, गुड लाइफ के लिए आया है। ये इनका कुछ मतलब कहना था। अब समझते हैं कि राज्य प्राकृतिक है या फिर मानवीकृत, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया कि राज्य इन सब चीजों से बनता है, उसके उद्देश्य क्या है। अब फिर लोग ये सोचेंगे कि राज्य इंसान बनाता है या फिर वो अपने आप बना हुआ है, उसको कोई नहीं बनाता। तो कुछ विचारक हैं जिसमें अरस्तु बोलते हैं अपनी किताब पॉलिटिक्स में, जो 350 BC में लिखी गई थी, ये बोलते हैं कि जो स्टेट है वो व्यक्ति से पहले से है, मतलब प्राकृतिक मानते हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं जो आधुनिक राज्य हैं। आधुनिक राज्य वैश्वीकरण और ग्लोबल विलेज की तरह कह सकते हैं। अब पूरी दुनिया एक तरीके से अपने मुट्ठी में आ गई है, मोबाइल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। मैक्स वेबर बोलते हैं वैध बल के प्रयोग पर एक अधिकार देता है राज्य, मतलब ये इसको शक्ति का एक टूल मानते हैं। और जो मार्क्स है वो वर्गीय शक्ति का राजनीतिक रूप मानता है। समझ रहे हैं? प्राकृतिक नहीं मानता, वो मानवीकृत मानता है, यांत्रिक मानता है। कौन? कार्ल मार्क्स। हम समझते हैं कि जब राज्य था ही नहीं तो उस टाइम पे क्या कंडीशन रही होंगी। थॉमस हॉब्स अपनी प्राकृतिक अवस्था 1651 के अपने ग्रंथ लेवियाथान में लिखते हैं कि कोई सत्ता नहीं थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए लोगों ने मिलकर अराजकता खत्म करने के लिए, असुरक्षा खत्म करने के लिए एक अनुबंध बनाया और अपने अधिकार उस सर्वोच्च शक्ति को सौंप दिए। उधर कोई व्यक्ति नहीं होगा। सर्वोच्च शक्ति से मतलब जब तक लोग साथ हैं तब तक वो सर्वोच्च शक्ति है। फिर हम देखते हैं जॉन लॉक अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताते हैं कि इंसान अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है। समझ रहे हैं? फिर हम देखते हैं अरस्तु ने वही बोला कि व्यक्ति परिवारों में रह रहा था और परिवार में रह के उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, फिर उसने गांव बनाए। अब गांव बन गए तो फिर गांव एक दूसरे से जुड़ गए। अब जुड़ गए तो फिर एक उनको कंट्रोल करने वाली शक्ति आ गई जिसको हमने राज्य बोल दिया। फिर हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है और स्टेट है, क्या दोनों में कुछ इंटरलिंक है। देखिए, सोसाइटी की जो हम सामान्य परिभाषा कह सकते हैं, इसको हम एक सामाजिक संबंधों का जाल, मतलब एक जाल है
सामाजिक संबंधों का बुना हुआ। आपने नेट देखा होगा, नेट उसी तरीके का मान लो कि वो जो लाइनें हैं उसमें बंधी हुई वो संबंध हैं, और जो जाल बनाया गया है वो सब मिलकर एक नेट बना रहे हैं। तो ऐसे ही एक समाज बनता है। फिर हम देखते हैं कि जो स्टेट है क्या है, ये लोगों का संगठन है, सरकार व वैध सत्ता। आपको ध्यान रखना है जब भी बात सरकार की हो, और इसमें हो किसकी, सरकार की, मतलब जब भी बात राज्य की हो और इसमें लोग बोले कि ये मिलकर बनता है किससे, सरकार से। नहीं, सरकार से मिलकर नहीं बनता, ये बनता है वैध सत्ता से। मतलब एक लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए सरकार के पास, तब आप उसको राज्य कह सकते हो या फिर उसको सरकार कह सकते हो। फिर हम देखते हैं जो वर्तमान स्टेट है उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, जो वर्तमान स्टेट है ये एक तरीके का कानून का शासन है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर कुछ फिक्स कानून है, उनका ही नियम चलता है, उनके ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पर नागरिकता है, व्यक्ति जन्म लेता है तो उस राज्य का नागरिक हो जाता है, या फिर विशेष परिस्थितियों के थ्रू व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक बन जाता है। और इतिहास में भी हमने देखा, विचारकों ने नागरिकता को लेकर परिभाषाएं दी। और केंद्रीय प्रशासन, कई राज्यों में ये चीज देखने को मिलती है कि एक सरकार होती है, वो केंद्र से नियंत्रण करती है, और कई राज्यों में जैसे इंडिया में पंचायती स्तर पाया जाता है, राज्य पर भी सरकार है ना, जिले स्तर पर भी अलग अलग प्रशासनिक इकाई है। फिर हम देखते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो पहले कैसी थीं स्टेट से पहले। देखिए, सामुदायिक व्यवस्था थी, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। फिर नगर राज्य बने, मतलब नगर बन गए और फिर राज्य बन गए। और मध्यकाल में राजा और सामंत और फिर चर्च का एकाधिकार वगैरह आया। फिर हम देखते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में धीरे धीरे शक्ति का केंद्रीकरण होने लगा। जैसा हमें पता है 1648 का वेस्टफेलिया संधि हुई, जो माना जाता है कि ये एक दुनिया में शांति का पहला कदम मान सकते हैं लोगों के द्वारा। फिर देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य इतना विकसित हो चुका है, ग्लोबल हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आया है, नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद। समझते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रवाद एक काल्पनिक अवधारणा है जो ये दर्शाती है कि जो जनता है निश्चित सरकार के अंडर रह रही है, एक निश्चित भूभाग में रह रही है और एक निश्चित संविधान या फिर नियमों को पालन कर रही है, और अपने सरकार निर्णय स्वयं लेती है। तो उसकी जिम्मेदारी है उस जनता की कि वो उसकी रक्षा करे, उसके लिए अपनी मतलब सब कुछ निछावर करने को तैयार रहती है। इसको ही हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो 18 और 19वीं शताब्दी के दौरान हुई है। अमेरिका की हम फ्रेंच क्रांति को ले सकते हैं। फिर उसके बाद कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। क्यों? क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश अब स्वतंत्र हो चुके थे, साम्राज्यवाद से निकल चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थितियां बदली, जो महाशक्तियां थीं उनका विघटन हुआ और राज्यों ने अपने अपने स्वयं के संविधान बनाए। और वर्तमान में हम राज्य का जो स्वरूप देखते हैं वो एक बहुउद्देश्य प्रतिस्पर्धी राज्य है। ये मेरे शब्द हैं। वर्तमान में जो राज्य का हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं वो एक बहुउद्देश्य प्रतिस्पर्धी राज्य। इसका क्या मतलब है? राज्य केवल अब लोगों को सुरक्षा देने के लिए या उनके अधिकारों को देने के लिए नहीं है, अब इसके उद्देश्य और भी बढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं? जैसे लाभ प्राप्त करना, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करना,
है ना, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना और अपने से जो समान अर्थव्यवस्था इनके साथ प्रतिस्पर्धा करना। तो ये कुछ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य की बदलती हुई स्थितियां हैं जो बहुत कुछ शो करती हैं। अब हम देखते हैं कि जो भविष्य का राज्य है वो कैसा होगा। इस पर बहुत सारे लोगों के मत हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखते हैं। जो कार्ल मार्क्स हुआ है उसने कहा था कि एक टाइम के बाद जो मिडिल क्लास है या फिर जो गरीब वर्ग है वो संघर्ष करेगा और जो सरकार है, पूंजीवादी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकेगा। फिर उसने कहा कि एक वर्गहीन समाज का निर्माण होगा और फिर लोग जो संपत्ति है उस पर समान रूप से अधिकार रखेंगे। किसी व्यक्ति का कोई भी अधिकार ज्यादा नहीं होगा, सब समान रूप से संपत्ति का वो रख सकते हैं, क्या, स्वामित्व या फिर अपना अधिकार। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया और बल्कि पूंजीवाद और बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि समाजवाद विघटित हो गया, फिर वो संदर्भ में अब नहीं बैठता सही, या फिर उसकी जो क्या बोलूँ मैं इसको इम्पोर्टेंस कम हो गई। नहीं, समाजवाद हमेशा रहेगा। समाजवाद के कारण ही पूंजीवाद की नींव है, समझ रहे हैं। अगर समाजवाद नहीं होगा तो पूंजीवाद भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जो टॉप के लोग हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, या फिर ये कहें कि जो पूंजीपति लोग हैं वो किन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। जो लोग गरीब हैं, वो गरीब लोग किस तरीके की मानसिकता अपने अंदर रखते हैं, समाजवाद की। तो समाजवाद और पूंजीवाद एक ही राज्य में दोनों स्तर पर पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा ये। लेकिन ये कहना कि राज्य सरकारहीन हो जाएगा या फिर वर्गहीन राज्य हो जाएगा, ये सेंस नहीं बनाता। वर्तमान में सरकारों की भूमिका बढ़ गई है, जैसा हमने कहा, राष्ट्रवाद और विकसित रूप ले चुका है ना। हर राज्य अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार है, चाहे वो दूसरे राज्य के लोगों की जनहानि हो या फिर संसाधनों का हस्तक्षेपण हो या फिर कुछ भी हो, है ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो राज्य बनेगा भविष्य में, वो कैसा राज्य होगा। देखिए, डिजिटल स्टेट के बारे में आपने सुना है। मतलब अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अधिकतर चीजें डिजिटल हो गई हैं और लोग अपने राज्य को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें इंटरनेट पर करते हैं, समझ रहे हैं। फिर डिजिटल सेंटर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं लोग इंटरनेट के माध्यम से केंद्र बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारी विचारधारा को इंटरनेट पर ज़्यादा फॉलो किया जाए, या फिर हमारी जो संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारा धर्म है, उसको फॉलो किया जाए। ये भी भविष्य में राज्य के निर्माण का एक साधन बन सकता है। फिर हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल वार। ये इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि लोग टेक्नोलॉजी के लिए युद्ध करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी से वॉर करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे किसी देश की सरकार ने किसी दूसरे देश की सरकार की सोशल मीडिया पर आलोचना करवा दी, या फिर उस देश का जो सुप्रीम लीडर है उसके कमेंट्स में या फिर उसके लाइक्स में जाकर उसकी आलोचना करवा दी। इसको हम टेक्नोलॉजिकल वॉर बोल सकते हैं। या फिर किसी देश की सैटेलाइट पर कब्जा कर लिया, या फिर उसको जो डाटा है, जो केबल बिछी है, उसको अवरुद्ध कर दिया। मतलब किसी न किसी तरीके से इंटरनेट को रोकना। और यूजर वॉर, हाँ ये मजेदार चीज है।
आने वाले भविष्य में ये हो सकता है कि यूजर बेस बढ़ाने का एक ट्रेंड चलेगा कि हमारे इधर इतने यूजर है, हमारे इधर इतने यूजर है इंटरनेट के, ताकि जो विज्ञापन है उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, या फिर जो इंटरनेट पर चीज़ें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाए जाते हैं, उनको जो जिसके पास ज़्यादा यूजर हैं वो जल्दी से जल्दी स्प्रेड कर सकें। तो एक नई तरीके का युद्ध होगा, यूजर वॉर। जैसे मान के चलिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के कई देशों में करोड़ों फॉलोवर हैं, इंडिया में भी हैं। तो अगर इंस्टाग्राम का जो ओनर है वो चाहे तो इंडिया में इस तरीके से अपने एल्गोरिदम सेट कर सकता है कि जो इंडिया के लोग हैं उनको एक अलग तरीके की विचारधारा में ढालने की कोशिश भी कर सकता है, व्हाटएवर, बट ये एक कल्पना है। फिर आज जो राज्य है वो एक वैश्विक राज्य है, ग्लोबलाइजेशन वाला राज्य है, मतलब संगठन है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संघ बन चुके हैं और ग्लोबल विलेज या फिर ग्लोबल व्यापार हो रहा है। आज मैं चाहूँ तो अपना कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका भेज सकता हूँ, अमेरिका से प्रोडक्ट मंगा सकता हूँ। ये प्रभाव पड़ रहे हैं राज्य पर। और संप्रभुता का साझाकरण, ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हम देख रहे हैं विकास हो रहा है, तो एक तरीके से राज्यों की जो संप्रभुता है उस पर खतरा मंडरा रहा है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं वो हो सकता है कि किसी दूसरे देश के द्वारा किसी दूसरे देश की सरकार के खिलाफ बना दिए जाए, तो उधर की जो जनता है वो जिस देश ने नैरेटिव चलाया उसकी बात माने या फिर उसको समर्थन दे। तो ये एक तरीके की थोड़ी चिंता की बात है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या राज्य कभी खत्म होगा या राज्य का भविष्य कुछ और होगा, इस पर भी चर्चा करते हैं। मतलब स्टेट कोलैप्स, इसका एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि अगर युद्ध होगा तो राज्य खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य में है संस्थाएं, संस्थाएं क्या होंगी? कमजोर होंगी तो विकास क्या होगा? अवरुद्ध हो जाएगा, और अवरुद्ध हो गया तो फिर किसी न किसी तरीके से लोगों की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो कमजोर होने लगेंगी और फिर अराजकता फैल जाएगी और कोई ना कोई व्यक्ति एक अधिकार कर लेगा चीजों के ऊपर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य का जो अस्तित्व है वो कमजोर पड़ सकता है। या फिर गृह युद्ध हो किसी देश में, उसकी जो प्रशासनिक इकाई है वो कमजोर पड़ जाए, या फिर जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाए, या फिर जो उसका लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमजोर पड़ जाए, या कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो ज़्यादातर उभरने लगें और वो सरकार को ये बोले कि नहीं, आप हमारे हित में काम नहीं कर रहे हो, हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, फलाना फलाना। तो इससे भी राज्य को नुकसान हो सकता है। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है कि राज्य कोलैप्स हो जाएगा। फिर एक मजबूत पर्सपेक्शन भी ये है कि जब राज्य कमजोर होगा तो वो अपनी सुरक्षा के लिए सेना को और मजबूत करेगा और बढ़िया तरीके से कर नीति बनाएगा और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाने की कोशिश करेगा और अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा। तो ये कल्पनाएं हैं कि राज्य खत्म होगा, ये नहीं हो भी सकता है कि राज्य और मजबूत हो जाए, नो वन नोस। बट हम ये कह सकते हैं कि राज्य खत्म तो नहीं होगा। हाँ, राज्य के स्वरूप बदल जाएंगे। हो सकता है कि हम एक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको फॉलो करने लगे, मतलब कि सारे देशों की जो सीमाएं हैं वो एक हो जाएं और हम इंटरनेशनल बॉर्डर का कंसेप्ट अपनाने लगे। मतलब कि कैसे डिसाइड करेंगे हम कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होगा, क्योंकि सारे देश एक साथ अगर मिल भी गए तो जो अर्थ है वो एक बन जाएगी। तो इस संबंध में इस पे बात नहीं करते। हाँ, चलिए, तो
और इस वीडियो में यहीं तक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में राज्य को समझा कि राज्य का विकास कैसे हुआ, कैसे बना, क्या राज्य है, विचारकों का क्या मत है। आपको क्या लगता है कि राज्य भविष्य में किस तरीके से प्रभावित होगा चीज़ों से? क्या टेक्नोलॉजी राज्य को कमज़ोर करेगी या और मजबूत करेगी? नमस्कार।